अब तक हमने यूनिट नंबर 7 तक पढ़ाई कर ली है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। BHIE 143 इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। तो आज स्टार्ट करता है चैप्टर नंबर 8 उपनिवेशवाद व पर्यावरण हरित साम्राज्यवाद। इसका मतलब क्या होता है पढ़ लेते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन पढ़ते इस चैप्टर का। यूरोपीय शक्तियों ने एशिया कोमा अफ्रीका कोमा ऑस्ट्रेलिया कोमा लैटिन अमेरिका में उपनिवेशवाद का प्रसार किया। इन औपनिवेशिक शक्तियों ने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और इन्हें यूरोप व दुनिया के बाजारों तक पहुंचाया, जिससे जैव विविधता प्रभावित। तो यूरोपीय बागान मालिकों ने अपनी पूंजी उपनिवेशों में लगाई ताकि अधिकतम लाभ अर्जित कर सके। जंगलों को साफ करके किसानों से वाणिज्यिक खेती करवाई, जिसमें उपनिवेशों में निम्न प्रभाव पड़ते हैं। किसान गरीब हो गए, भूमिहीन किसानों की संख्या में बढ़ी। श्रमिकों की आजीविका की खोज हेतु वो अपना जो खेत खलिहान है, घर है, गांव छोड़ के चले गए शहरों की तरफ। फिर समुद्री मार्गों पर भी व्यापार बढ़ा। देखो, कहने का मतलब क्या है कि औद्योगिक क्रांति के बाद में 18वीं और 19वीं 20वीं शताब्दी में दोस्तों यूरोप के जो देश थे वो दुनिया के तमाम हिस्सों में पहुंच जाते हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। वहाँ पे अपने कॉलोनियाँ बसाते हैं और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की लूट होती है फिर, ठीक है। और फिर वो प्राकृतिक उत्पाद है वो यूरोप के अंदर बेचते हैं। ये हरित साम्राज्यवाद ही कहलाता है दोस्तों, ठीक है। पारिस्थितिकी या हरित साम्राज्यवाद के तहत यूरोपीय देशों ने उपनिवेशों में पर्यावरण से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप किया। अर्नेस्ट हेकेल ने पारिस्थितिक शब्द का सबसे पहली बार 1866 में प्रयोग किया था। यह शब्द बताता है कि पर्यावरण में सजीव व निर्जीव यानी कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में अंतःक्रिया के फलस्वरूप जटिल संबंधों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इंट्रैक्शन होता है लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग का। जैसे कि दोस्तों एक पौधा है ना, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की हेल्प के माध्यम से अपना खाना बनाता है। तो प्रकाश हो गया यहाँ पे निर्जीव घटक और पौधा हो गया सजीव घटक, दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है और जटिल संबंध कॉम्प्लेक्स रिलेशंस बनते हैं। 1970 के बाद यह अध्ययन शुरू हुआ कि किस प्रकार से जलवायु स्थलाकृतियों जानवरों, वनस्पति, मिट्टी ने मानव समाज व अर्थव्यवस्था को आकार दिया है। देखो, स्थलाकृति का मतलब होता है लैंड फॉर्म्स, जैसे कि नदी घाटी है, ठीक है, कोई पहाड़ है। तो इनके कारण दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है वो भी कई देशों की बढ़ती है, ठीक है, और मानव समाज में भी परिवर्तन आता है। 1970 के बाद में पारिस्थितिक साम्राज्यवाद के अंतर्गत पूंजीवादी देशों ने तीसरी दुनिया के देशों में संसाधनों का जमकर दोहन किया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इकोसिस्टम इंपीरियलिज्म के तहत दोस्तों जो लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस थे वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। इससे राष्ट्रीय जातीय आधार पर वैश्विक असमानता बढ़ी। कुछ देश बहुत ज़्यादा अमीर बन गए, कुछ देश काफ़ी ज़्यादा गरीब बन गए। तो ग्लोबल इनइक्वलिटी आती है। वर्तमान में यही असमानता जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है। हेडिंग एक और आई है किताब में, पारिस्थितिक साम्राज्यवाद अवधारणा की समझ। तो विद्वान क्रॉसबी के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्रों के देशों ने दुनिया में औपनिवेशिक विस्तार किया, ठीक है। ये यहाँ पे आप लिख लेना 16वीं सदी के बाद में उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में उपनिवेश स्थापित करके यहाँ से कच्चे माल व वस्तुओं को यूरोप भेजा गया, जिससे उपनिवेशों पर सामाजिक व आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। उपनिवेश उन्हीं देशों को बनाया गया जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी। यूरोप के व्यापारी अपने साथ जानवर वनस्पति भी लेके आए, जिससे उपनिवेशों में जैवमंडल को एक नया स्वरूप प्रदान कर दिया गया। जैसे कि दोस्तों काजू है, या अनानास है, पपीता है, आलू है, तंबाकू है, ये जो पौधे हैं ना, ये दोस्तों भारत में नहीं थे, ये बाहर से आए हैं। तो इसी प्रक्रिया का नाम हरित साम्राज्यवाद कहलाता है। यूरोपीय समुदाय ने अपने जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए उपनिवेशों के रहन सहन पारिस्थितिक संरचना में बदलाव किया। क्रॉसबी विद्वान कहता है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पारिस्थितिक साम्राज्यवाद के कारण जानवरों, पेड़ पौधों में नई बीमारियां फैली। एशिया, अफ्रीका में जनसंख्या का उच्च घनत्व व प्रचुर प्राकृतिक संसाधन होने के कारण यहाँ व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित किया गया। बाद में राजनीतिक प्रभुत्व है। तो पहले भारत में अंग्रेज क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे, जैसे काली मिर्च है, ठीक है, कपास है, नील है, उन्हीं के लिए आए हो। लेकिन उन्होंने सोचा कि लंबे समय तक अगर ये शासन करेंगे यहाँ पे और राजनीतिक शक्ति के रूप में शासन करेंगे तो यहाँ पे लंबे समय तक हम प्राकृतिक संसाधनों की लूट कर सकते हैं। विद्वान ग्रीव क्रॉसबी के इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए हरित साम्राज्यवाद शब्द बनाए गए। इनके अनुसार यूरोपीय व्यापारी द्वारा लाए गए वनस्पति व जीव जंतु के कारण उपनिवेशों के लोग नए प्रकार के प्रकृति के ज्ञान को मात्र जान रहे थे। इससे उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे कि काजू आया, केला आया, ठीक है, और अनानास के पौधे आए यहाँ पे। तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी ही उत्पादकता, ठीक है, अपना ही फायदे के लिए वो लोग लेके आए थे यहाँ पे नए नए पेड़ पौधे। भारत को तो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अंग्रेजों ने तो भारत में प्रकृति के संरक्षण हेतु अनेक वनस्पति बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की। तो दोस्तों देख रहे हैं कि संसाधनों के
लूट के साथ में इन्होंने प्रकृति संरक्षण की बातें कही, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन बनाए इन्होंने। वॉन हम्बोल्ट के अनुसार भारत के लोग औद्योगिक महत्व के पेड़ पौधों को जानते थे, अतः यूरोप के लोग भी इस ज्ञान से परिचित हुए। औद्योगिक महत्व के पौधे कौन से होते हैं, जैसे दोस्तों सागौन है, टीक है ना, ये सब पौधे इमारती लकड़ी यानी टिम्बर फॉरेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो इनसे फर्नीचर बनते हैं, ये औद्योगिक महत्व के पेड़ पौधे हैं। दक्षिण एशिया में उपनिवेशवाद के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, जलीय प्रणालियाँ व मत्स्य पालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। औद्योगिकरण से के कारण यहाँ पारिस्थितिक परिवर्तन हुआ। नकदी फसलों के उत्पादन, खनिज संसाधनों के दोहन, रेलवे के विकास के कारण यूरोपीय पूंजीवादियों को कच्चा माल, ऊर्जा स्रोत, खाद्य वस्तुएं मिलती रही। बागान मालिकों ने गन्ना, नील, कपास, रबड़, चाय, जूट का उत्पादन करके अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी की। चाय जैसी खेती से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ तथा जंगल कटने से जीवमंडल भी प्रभावित हुआ। किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के पारंपरिक अधिकार नष्ट करने से इनकी आजीविका भी प्रभावित हुई। किसानों को गुलाम बनाकर उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई गई। पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ने से हैजा व मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैली। निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, पर्यावरणीय इतिहासकारों के अनुसार औपनिवेशिक शक्तियों ने उपनिवेशों के समाज और पारिस्थितिक तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभाव डाला है। ये थी हेडिंग पारसी साम्राज्यवाद अवधारणा की समझ। आगे चलते हैं, यूरोपीय उपनिवेशवाद और प्रारंभिक आधुनिक दुनिया। तो 15वीं सदी में यूरोपीय नाविकों ने ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका जाने वाले समुद्री मार्गों की खोज करके औपनिवेशिक विस्तार किया। जैसे कि दोस्तों वास्को डी गामा है, वो भारत आते हैं, समुद्री रास्ते खोज करके भारत आते हैं। और अमेरिका कौन गए, कोलंबस। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर हिंद महासागर में प्रवेश करने के रास्तों को खोजा था। किसने, बार्थोलोमेव डियाज ने 1487 ईस्वी में। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में वेस्ट इंडीज पहुंचा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा था। मैगलन मसालों की खोज में फिलीपींस पहुंचा था। दक्षिण पूर्व एशिया का ये देश है। 13 दिसंबर 1642 ईस्वी को डच नाविक अवेल तस्मेन न्यूजीलैंड पहुंचे और 1606 ईस्वी में डच नाविक जैन सुजुन ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। इन यूरोपीय लोगों को यहाँ वे दुर्लभ वस्तुएं मिली जो यूरोप में नहीं थी। इन्होंने पहले अपने व्यापारिक प्रभुत्व, बाद में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करके वाणिज्यिक व खाद्यान्न फसलों का उत्पादन स्थानीय किसानों से ही करवाकर यूरोप के बाजारों में बेचना चालू कर दिया। 1500 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में ब्रिटिश, डच मतलब नीदरलैंड या हॉलैंड निवासी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, स्पेनिश, स्वीडिश कंपनियों ने हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत महासागर के तटीय प्रदेशों से व्यापार करना चालू किया व लाभ कमाया। यूरोपीय अपने साथ वनस्पति जानवर लेके उपनिवेशों में आके बस गए, जिससे यहाँ जीवमंडल में परिवर्तन होते चले गए। औपनिवेशिक देशों ने इन उपनिवेशों को मानचित्र बनाकर यूरोपीय विस्तार किया। अमीर व्यापारियों ने उपनिवेशों में कृषि, खनन में निवेश करके लाभ कमाया। उपनिवेशों में अंग्रेजों ने उन सभी बाधाओं को हटा दिया जो फसलों के विकास में रुकावट थी, जैसे कि बढ़ते खरगोश व खरपतवारों को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। चूंकि यूरोपीय लोग दूध, मांस, फाइबर, चमड़े तो मवेशियों पर निर्भर थे, अतः वे अपने साथ यूरोप से घोड़े, सुअर, मवेशी, बकरी, भेड़, बिल्ली, गधे, चिकन लेकर उपनिवेशों में आ गए थे। सुअर के मांस में दोस्तों क्योंकि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट अधिक होने के कारण मांस उत्पादक केंद्र विकसित किए गए, जहाँ से मांस बेच सकते थे, एक्सपोर्ट कर सकते थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव से नई बीमारियां पैदा हुई, जैसे कि चेचक, खसरा, मलेरिया। आक्रामक प्रजाति जैसे कि जो एग्रेसिव स्पीसीज होते हैं, इन्वेजिव स्पीसीज भी कहते हैं, क्या होती है दोस्तों, अगर मान लो कोई सुंदर सा फूल का पौधा है तो अपन ने तो सुंदर लगा के अपने गार्डन में लगा दिया, लेकिन धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि जो हमारे गार्डन के जो और पौधे ना उनको मार डालेगा, ठीक है, और खुद ही वहाँ पे रहेगा। वो ऐसी जो प्रजातियाँ होती है वो आक्रामक प्रजातियाँ कहलाती है, जैसे कि कांग्रेस खरपतवार से स्थानीय वनस्पति का नुकसान हो। कुछ मधुमक्खियों व कीड़ों के प्रसार से पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आया। उपनिवेशों में जंगलों को काटकर वाणिज्यिक फसलें उगाई गई, जिससे बाढ़, अकाल, मृदा अपरदन जैसी समस्याएं सामने आने लगी। यूरोपीय जहाजों से बड़ी मात्रा में गेहूं, चीनी, लकड़ी इंग्लैंड, फ्रांस, इटली भेजे गए। यूरोपीय व्यापारियों व बड़े किसानों ने उपनिवेशों में अन्य देशों से किसानों को लाकर बंधुआ मजदूरी करवाई, जिससे यहाँ की जनसंख्या बढ़ी। जैसे कि अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर 1455 ईस्वी में 800 लोग बेघर हो गए थे। मदिरा द्वीप पर चीनी का वार्षिक उत्पादन बढ़ा। यहाँ के किसान खाद्यान्न हेतु आयात में निर्भर हो गए थे। कैनरी द्वीप पर यूरोपीय नियंत्रण के बाद यहाँ से अनाज, सब्जियां, लकड़ी व जानवर की जो खाल है ना, और ऑरिकल जो कि एक नेचुरल डाई होता है, नील के पौधे की तरह होता है, को यूरोप में बेचकर धन कमाया गया। पौधे व पशुओं को भी हस्तांतरण हुआ, जिससे उपनिवेशों में गधों, ऊँटों, खरगोशों, कबूतर, तीतर, बतख का पालन करने के साथ साथ अंगूर, खरबूज, नाशपाती, सेब, गन्ने की खेती की गई।
फलतः न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना में बड़े स्तर पर खेती व पशुपालन किया गया। विद्वान क्रॉसबी के अनुसार वैश्विक आहार श्रृंखला में निम्न उत्पादों की सर्वाधिक मांग थी, जैसे कि चावल, गेहूं, जौ, जई, मवेशी, भेड़, मुर्गियां, घोड़े, इनकी सबसे ज्यादा डिमांड थी ग्लोबल फूड चेन में। अतः यूरोप के लोगों ने इस मांग को पूरा करने के लिए उपनिवेशों में सामाजिक व आर्थिक संबंध विकसित किए और बढ़ाए। इन यूरोपियों ने स्थानीय किसानों के अधिकार नष्ट कर दिए। बागान मालिकों ने सुअर व हाथियों का संरक्षण नहीं किया, चूंकि ये फसल को नष्ट कर देते थे। शिकार गतिविधि के कारण उपनिवेशों में दुर्लभ जानवरों की संख्या में कमी आई। लकड़ी की आपूर्ति हेतु जंगल काटे गए। पेड़ों की संख्या में कमी के कारण मिट्टी का कटाव हुआ, जिससे नदियां झीलों में गाद यानी कि सिल्ट, जो नदी अपने साथ में कचरा बहा के लाती है, गाद कहते हैं, की समस्या बड़ी। फलता है जलीय जीव प्रभावित हुए और नदियों का रास्ता रुका। भौगोलिक परिवर्तनों के साथ साथ आर्थिक रूप से भी स्थानीय लोग प्रभावित हुए। 18वीं सदी में यूरोपीय कंपनियों ने उपनिवेशों से कच्चा माल यूरोप तक पहुंचा। यूरोप के देशों हेतु उपनिवेश ऊर्जा, खाद्य फसल, कच्चे माल के स्रोत के रूप में कार्य कर रहे थे। लकड़ियां, कोयला, कपास इंग्लैंड के कारखानों तक पहुंचा गया। फलतः यूरोपीय पूंजीपतियों ने उपनिवेशों के पहाड़ों, घाटियों, नदियों, तटों, समुद्र को पूंजी संसाधन के रूप में बदल दिया। कृषि उपकरणों के विकास के कारण यूरोपीय व अमेरिका के जो बागान मालिक थे, गार्डन के जो ऑनर थे, उन्होंने फर्टाइल लैंड, उर्वर जमीन को गन्ने की खेती उपजाने हेतु अनेक किसानों को गुलाम बनाकर यहाँ पे काम करवाया और किसानों का शोषण हुआ। चाहे बाहर तो, चाहे लैटिन अमेरिका, चाहे अफ्रीका, ऐसा ही काम किया गया दोस्तों। अब तक 6 करोड़ लोग, जो कि यूरोप और अमेरिका मिला के है 6 करोड़, कृषि कार्य, औद्योगिक श्रम, व्यापार के सिलसिले में दुनिया के अनेक हिस्सों में पलायन यानी कि माइग्रेट कर गए थे और बस गए थे वहाँ पे। नए यूरोपीय साम्राज्यवाद के संदर्भ में रोस ने कहा है कि यूरोपीय साम्राज्यवाद का दिल सवाना के वन संसाधन, वनों, नदियों व तटीय मैदानों में बसता था तथा इन संसाधनों को विकसित कर उन्होंने अपना ध्यान खाद्यान्न उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग पर दिया। वनों की कटाई व भूमि के कटाव, गाद के जमा होने से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई। निष्कर्षतः पर्यावरणीय इतिहासकार जैसे कि यूनिस पेरेटी, मिडलटन ने क्रॉसबी की पारिस्थितिक साम्राज्यवाद की आलोचना की है। इन विद्वानों के अनुसार वनस्पति और पौधों के हस्तांतरण शिफ्ट करने से सिर्फ उपनिवेशों में जैव विविधता समृद्ध हुई है, ना कि इसका विनाश हुआ है। तो क्रॉसबी तो दोस्तों ये बुराई करते हैं कि ये हरित साम्राज्यवाद के कारण है ना उपनिवेशों का नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन यूनिस पेरेटी, मिडलटन कहते हैं कि भाई जैव विविधता समृद्ध हुई है दूसरे देशों की। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट है, याद रखना। अगली हेडिंग है कैपिटल डी, साम्राज्यवादी विज्ञान के रूप में वनस्पति विज्ञान का उद्भव। तो बोटेनिकल साइंस है दोस्तों, बॉटनी है, वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर डेवलपमेंट देखने के लिए मिला। उपनिवेशों पर यूरोपीय साम्राज्य शक्तियों की श्रेष्ठता स्थापित करने में उपनिवेश वनस्पति वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वान हम्बोल्ट ने पौधों की पहचान, उनका वर्गीकरण करना शुरू किया। इन्होंने वाणिज्यिक महत्व वाले पौधों में पैदावार की बढ़ोतरी की, ठीक है। वॉन रीड ने भी केरल की वनस्पतियों का ज्ञान एक किताब में लिखा, जिसका नाम हार्टस मालाबरिकस था। फलता है 14वीं और 15वीं सदी के बाद में वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अनेक खोजें जो निम्न फसलों की उन्नत किस्में तैयार की गई, जैसे कि दालचीनी, मक्का, जायफल, काली मिर्च, रबर, चीनी, लौंग, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, लौंग, ठीक है। तो ये नॉर्मल पौधे हुआ करते थे, लेकिन जो ये वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक, इन्होंने है ना इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, ठीक है। कृषि क्षेत्र में मोनोक्रॉपिंग यानी कि एक ही फसल उगाना, वो मोनोक्रॉपिंग कहलाती है, के तहत नील, केला, गन्ना, चावल बड़े स्तर पर उगाया गया। तो वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के कारण अब वाणिज्यिक फसलें नई तरीके से उगाई गई। नदियों, जंगलों, चारा का ऊपर निजीकरण करके यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का कमोडिटिफिकेशन यानी कि कमोडिटी वस्तुकरण भी कहते हैं। जब किसी वस्तु को खरीदने और बेचने लायक उसको बना दिया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम होता है कमोडिटीकरण किया गया। नई नई फसलों के उत्पादन से बाजार में खाद्य वस्तुओं का विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन बढ़ती है फूड ग्रेन्स की, जिससे यूरोप के मध्य वर्ग लोगों के जीवन में दोस्तों मांस, चीनी, कॉफ़ी, चाय, मसाले, केले, सब्जियों का अत्यधिक उपभोग कंजप्शन होने लगा। इस हेतु उपनिवेशों में बड़े स्तर पर इन वाणिज्यिक फसलों को उगाए गए। ब्रिटेन के राजाओं ने औषधीय पौधों हेतु अलग अलग उद्योगों की स्थापना की, जैसे कि लंदन में किया वनस्पतिक उद्यान। विलियम टर्नर ने फार्मास्यूटिकल्स व फाइबर प्रदान करने वाले पौधों की खोज अनुसंधान किए गए, ठीक है। नोट लगा के पॉइंट लिखेंगे। लुसिले ब्रॉकवे ने बताया कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने उपनिवेशों में व्यावसायिक महत्व के मूल्यवान पौधों को विकसित किया व स्थानांतरित किया। इन्होंने 3 पौधों का नाम बताया जिसे उष्णकटिबंधीय देशों में वृक्षारोपण कर इनकी खेती की गई, जैसे कि सिंचोना। मलेरिया के इलाज हेतु कुनोन नाम के पदार्थ है, वो सिंचोना से ही मिलता है दोस्तों, तो सिंचोना पौधा लगाया गया। रबर पौधा, इससे लेटेक्स नाम का एक पदार्थ प्राप्त होता है जो जिससे जूते, कपड़े, टायर बनाए जाते हैं। सीसिल, पेपर, कारपेट, बैग, जूते बनाने में इसका प्रयोग होता है, इस पौधे का, सीसिल का। अतः साम्राज्यवादी वनस्पति वैज्ञानिकों ने प्रजातियों के चयन, सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, खेती के तरीके, संकरण की मदद से, संकरण मतलब क्रॉस करवाना है ना, हाइब्रिड
स्पीसीज तैयार करना बड़े पैदावार के लिए की मदद से मूल्यवान तथा उपयोगी स्वास्थ्य वर्धक पौधे विकसित किए। ब्राजील से रबर का पौधा मलेशिया व दक्षिण अफ्रीका लाकर इसकी खेती की जाने लगी। तो ब्राजील से आया था रबर का पौधा, फिर दुनिया भर में फैला। रबर के औद्योगिक उत्पादन से सड़क परिवहन को बढ़ावा मिला, क्योंकि दोस्तों कारों में, बसों में, ट्रकों में टायर ही तो यूज करते हैं। टायर रबर के बना होते हैं, वो लेटेक्स से बनता है। उपनिवेशों में वनस्पति वैज्ञानिकों ने बागान मालिकों को उपयुक्त फसलें लगाने में सहायता की। क्षेत्र विशेष की जलवायु मिट्टी को ध्यान में रखकर तंबाकू, चाय, जूट, नील, अफीम की श्रेष्ठ नस्लें उगाया गया। पर्यावरणीय इतिहास का रिचर्ड ग्रोव के अनुसार पुर्तगाली व डच वनस्पति वैज्ञानिक वाणिज्यिक व औषधीय महत्व के पौधों को विकसित करने में सबसे ज़्यादा सफलता इन्होंने पाई। अतः इन्होंने एशिया, पश्चिमी अफ्रीका, कैरेबियन मतलब जहाँ पे वेस्ट इंडीज है ना, त्रिनिदाद है, टोबैगो है, सेंट लूसी है, अब वो दक्षिण अमेरिका के पास देखे आप, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएंगे देश, कैरेबियन क्षेत्र कहलाता है, टापू देश है, बड़े खूबसूरत देश है। निष्कर्षतः अपन लिख सकते हैं उपनिवेशों में पूंजीवाद का विकास करने में वनस्पति वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस तरह पारंपरिक खेती को छोड़कर वाणिज्यिक फसलें उगा रहे थे लोगों को फायदा भी हुआ। दक्षिण एशियाई संदर्भ में देख लेते हैं हरित साम्राज्यवाद। तो यूरोपीय उपनिवेशों के कारण दक्षिण एशिया में सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव हुआ। पारिस्थितिक निम्नीकरण, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना, पर्यावरण का नुकसान पहुंचा, प्रजातियों का विलुप्त हुआ दक्षिण एशिया में, जैसे कि भारत, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, लाओस, इन देशों में। जलवायु संकट आया, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन यहाँ पर किए गए, जैसे कि भारत में अपीको, है ना, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब। रामचंद्र गुहा व माधव गाडगिल के अनुसार यूरोपीय कंपनियों में मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत में खाद्यान्न उत्पादन के तरीकों व वहाँ की पारिस्थितिक तंत्र को बदल दिया गया। उन्होंने औद्योगिकरण हेतु इन क्षेत्रों से कच्चा माल यूरोप भेजा, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ पे लूट हुई दक्षिण एशिया के देशों में। यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों की जमीन छीनकर यहाँ वाणिज्यिक फसलें उत्पादन करना चालू कर दिया, कमर्शियल क्रॉप उगाई। क्योंकि दोस्तों जैसे कि भारत में जो कपास होता था, नील होता था, ठीक है, वो जो कच्चा माल है वो यूरोप के फैक्ट्री में चला जाता था, ठीक है, और बना बनाया माल वहाँ से यहाँ पे आता था। फिर तो अंग्रेजों को डबल फायदा हो रहा था। अंग्रेजों ने न तो भारत की सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया, न ही जमीन की दशा पर, क्योंकि अंग्रेजों का ध्यान सिर्फ व्यापार और मुनाफे पर था। इसलिए बंगाल में अफीम का उत्पादन किया गया, ताकि चीन को अफीम बेचकर ही वहां से चाय का आयात किया जा सके। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित वनस्पति विज्ञान विभाग सहारनपुर यूपी के अंदर ने सलाह दी कि वे हिमालय की तलहटी को असम, वसीलहट व सह्याद्री दक्षिण में एक माउंटेन रेंज का नाम है दोस्तों, इनके क्षेत्रों पर चाय के बागान लगाएं, जिससे कि चीन पर चाय हेतु निर्भरता खत्म कर सके। तो दोस्तों चीन से चाय लेते थे, ठीक है, फिर चाय खरीदना चीन से बंद कर दिया और भारत में चाय उत्पादन असम के क्षेत्र में होने लगी। चाय उत्पादन से अंग्रेजों ने घरों में बदली चाय की मांग को पूरा किया, बढ़ती है सॉरी, है ना। इस हेतु अंग्रेजों ने पहाड़ों पर कब्जा करके वहां किसानों और चरवाहों को बेदखल कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय स्वदेशी उद्योगों को तबाह कर दिया। अंग्रेजों ने भारत के उपजाऊ मैदानों को कपास, नील, गन्ना के बागानों में बदल दिया। छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, क्षेत्र के वनों को काटकर ये वहां पर खनन, माइनिंग की गई, जिससे कि आदिवासी पशु चारक जो मवेशी चराते थे अपने जानवर, उनको जाना पड़ा, उनको डिस्प्लेस किया गया। 1829 ईस्वी में स्वेज नहर, जो कि कृत्रिम नहर है दोस्तों, है ना, प्राकृतिक नहीं है, स्वेज नहर खुलने तथा आधुनिक जहाजों के निर्माण से अब अधिकाधिक वस्तु को दक्षिण एशिया से यूरोप भेजा गया। प्रौद्योगिकी विकास ने यहाँ रेलवे, सड़क, नहर मार्ग का विकास किया गया, जिससे कि परिवहन आसान बना। पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग से उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों पर तकनीकी प्रभुत्व स्थापित हो। यूरोपीय बागान मालिकों ने बड़े स्तर पर वनों को कटवाया एवं पहाड़ी की ढलानों को समतल बनाया। रेफ्रिजरेटर के विकास से अब खाद्य पदार्थ जैसे कि मांस का भंडारण शुरू हुआ, जिससे कि पशुधन का व्यवसायीकरण संभव हुआ, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा संख्या के अंदर अब जानवर दोस्तों स्लॉटर हाउस में कटने लगे, क्योंकि जो मांस है उसकी डिमांड है दुनिया के अंदर बढ़ गई थी। रेफ्रिजरेटर का विकास हो गया तो मांस को अब स्टोर किया जा सकता था। यूरोप के कारखानों में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दक्षिण एशिया में खनिजों, कोयला, कपास, नील का उत्पादन बढ़ा। यूरोप के बागान मालिकों को न तो यहाँ के किसानों की परवाह थी, न ही यहाँ के इकोसिस्टम की, तो उन्होंने भारत में जमीनें खरीदकर मसाले, कपास, गन्ना, गांजा का उत्पादन और व्यापार किया। औपनिवेशिक व नीति के कारण जनजातियों के परंपरागत जो ट्रेडिशनल राइट्स थे ट्राइबल कम्युनिटी के, उनको खत्म कर दिए गए। अंग्रेजों ने भारत में इमारती लकड़ी, है ना, टिम्बर वुड, जैसे कि सागौन और साल, देवदार, ये दोस्तों पेड़ पौधों के नाम है, जिससे कि फर्नीचर बनता है, बढ़िया किस्म का उत्पादन किया।
अंग्रेजों ने वन संरक्षण के नाम पर मोनोक्रॉपिंग की, जिसका फायदा अंग्रेजों को मिला। जंगल समाप्त होने से आदिवासी किसानों चरवाहों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया। भारत में वनों पर नियंत्रण हेतु अनेक कानून बनाए गए, जिसका मकसद था सिर्फ अंग्रेज ही भारत के वन संसाधनों का फायदा उठा सकें। अंग्रेजों ने यूरोप में औद्योगिक ढांचे के विकास, रेलवे, कारखानों, फर्नीचर, पैकेज सामग्री हेतु बड़ी मात्रा में भारत से लकड़ियां भेजी। स्थानीय लोग अब अपनी आजीविका हेतु यूरोप के बागान मालिकों पर ही निर्भर रहने लगे। पारस्परिक साम्राज्यवाद का समकालीन इतिहास पढ़ लेते हैं तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा बनाए गए उपनिवेश धीरे धीरे आजाद हो गए। साथ ही वहां के औपनिवेशिक कानून भी खत्म हो गए। लेकिन अब भी नवोदित देश में, यानी कि जो गुलामी से बाहर निकले थे, वो दोस्तों नवोदित देश कहलाए में साम्राज्यवादी वर्चस्व बना रहा। ठीक है। अभी भी दोस्तों जो औपनिवेशिक शक्ति थी उन्हीं की यहाँ पे चल रही थी आज़ाद होने के बाद में। अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनेक देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, बड़ी बड़ी कंपनियां उन देशों में स्थापित करवा के। 1990 तक अमेरिका आर्थिक व सैन्य रूप से संपन्न देश बन गया था। साथ ही इसका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक पर डोमिनेंस स्टैब्लिश हो गए, एक तरफा चलने लगी इन संस्थाओं में, है ना, अमेरिका की, जिससे यूएसए ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी अपना दबदबा कायम कर लिया। यूएसए ने की यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने ग्वाटेमाला, है ना, और सल्वाडोर, अल सल्वाडोर है, होंडुरास, कोस्टा रिका, पनामा की उर्वर जमीनें। दोस्तों आप आएंगे उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका की तरफ तो आपको छोटे छोटे देश मिलेंगे, ये सब ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, कोस्टा रिका, पनामा की जो जमीनें थी उपजाऊ जमीन, जलाशयों के किनारे, यहाँ पे केले की खेती की गई। इस हेतु बड़े स्तर पर जंगल यहाँ पे काटे गए, जिससे लैटिन अमेरिका की जैव विविधता को नुकसान पहुंचा। तो इन देशों में केला गणराज्य की स्थापना हुई। बनाना रिपब्लिक दोस्तों क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, है ना। इस शब्द को 1904 ईस्वी में कॉइंड किया गया, गढ़ा गया, इसको बनाया गया। ओ हेनरी के द्वारा बनाना रिपब्लिक शब्द बनाया गया। इसके अंतर्गत यूएसए के पूंजीपति वर्ग ने जो लैटिन अमेरिकी देश थे वहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करके लोगों से खेती करवाई, जिससे कि वहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा। तो बनाना रिपब्लिक कहलाता है वो। केला गणराज्य से लैटिन अमेरिकी देशों में, लैटिन अमेरिकी देश मतलब दोस्तों दक्षिण अमेरिकी देश के श्रमिकों दलितों का शोषण किया गया। इक्वाडोर में केले की मोनोक्रॉपिंग खेती करवाई गई, जिससे बड़े स्तर पर जंगलों व खाद्य फसलों को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों ने लैटिन अमेरिकी देशों में दूध, मांस, चमड़े का उत्पादन करने के लिए जंगलों को काटकर चारागाह और मैदान बनाए। 1960 में हेमबर्ग के उत्पादन हेतु मध्य अमेरिका में वनों का काटा गया तथा वहां पशुपालन किया गया। इन कंपनियों ने लैटिन अमेरिकी देशों के श्रमिकों व जमीनों के मालिक पर उचित मुआवजा भी नहीं दिया। इस प्रकार अमेरिकी कॉरपोरेट उद्यम, अमेरिका की जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी थी, इन्होंने लैटिन अमेरिका देशों में चीनी, केले, रबड़ की खेती करवाई, जिससे कि वहाँ के मजदूरों के शारीरिक शोषण के साथ में पारिस्थितिक शोषण भी हुआ, वहाँ पर इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचा। पूंजीपतियों ने दुनिया में खनिज उद्योग, जैव ईंधन के निष्कर्षण, शहरी लोगों हेतु आरामदायक जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों को सस्ते दाम पर खरीद कर उन पर नियंत्रण कर लिया, जिससे वहाँ के स्थानीय पशुपालकों, वनवासियों की आजीविका हेतु, है ना, आजीविका और जीवन दोनों ही प्रभावित हुए। कोरी रोस के अनुसार 21वीं सदी में दुनिया के शक्तिशाली देश गरीब देशों के प्राकृतिक संसाधनों को कब्जा करके सिर्फ अपने देश की खाद्य व ऊर्जा मांग को पूरा करते रहे। यहाँ कच्चे माल को भेजा गया यूरोप के देशों में, वे औद्योगिक उत्पादन में प्रयोग लाते थे कच्चा माल। ठीक है। अतः प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करना 21वीं सदी में वैश्विक कूटनीति का, ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक पार्ट था। तो दोस्तों इस तरह सक्सेसफुली अपन ने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9। थैंक यू सो मच एवरीवन।